लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। 2 फरवरी को अयोध्या के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ में वायरल होता है। इस वीडियो के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। पत्रकारों के सामने रोते हुए वो ये कहते हुए दिखते हैं कि बिटिया के साथ में दरिंदगी हुई है, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अगर लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जैसे ही पत्रकारों के सामने अवधेश प्रसाद ने रोते हुए ये बात कही तो फिर मीडिया की सुर्खियों में छा गई। सोशल मीडिया पे भी उनका वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो गया। जिस किसी ने भी इस खबर को पढ़ा, इस वीडियो को देखा, तो हर कोई ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी वजह से अवधेश प्रसाद रो रहे हैं और इंसाफ ना मिलने पर इस्तीफा देने तक की बात कह रहे हैं। लोगों ने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया तो फिर उनके सामने एक दलित लड़की की हत्या की कहानी निकलकर सामने आई, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान रह गया। खैर, इस पूरी घटना को अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस घटना के अंदर क्या कुछ हुआ है, अवधेश प्रसाद क्यों रोए थे और अब क्या नया खुलासा हुआ है, इसे विस्तार से समझाता हूं। देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्राइम के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ गया हूं। लेकिन इस घटना को जानने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये घटना अयोध्या के एक छोटे से गांव से सामने आई है। 30 जनवरी की रात को यह घटना घटी है। 31 जनवरी को पुलिस में मामला दर्ज हुआ। 2 फरवरी को यह काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस घटना के अंदर जो मुख्य किरदार है वो 21 से 22 साल की एक दलित लड़की है जिसकी अब मौत हो चुकी है। इस कहानी को, इस घटना को अब शुरू करते हैं। दरअसल अयोध्या के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार रहा करता था। इस परिवार के अंदर 4 बेटियां थी। माता पिता ने अपनी बच्चियों को मेहनत मजदूरी के खेती किसानी करके पाल पोस कर बड़ा किया था। परिवार के अंदर एक बेटी की शादी हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसता खेलता हुआ परिवार था। अब 30 जनवरी की रात तीसरे नंबर की लड़की अपने परिवार में कहती है कि उसे पास ही में भागवत कथा में जाना है। परिवार वाले कहते हैं कि आखिर कब तक आ जाओगी, तो वो कहती है कि मैं महज 1 से 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी, पास ही में भागवत कथा हो रही है। अब परिवार वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो लड़की शाम के समय अपने घर से निकलती है और देखते देखते समय बीत जाता है। 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन लड़की घर लौटकर वापस नहीं आती। समय और बीत जाता है, तकरीबन रात के 11 बज जाते हैं। जब लड़की 11 बजे तक नहीं आती तो परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत उस भागवत कथा में जाकर देखते हैं, लेकिन वहां पर लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता। परिवार वाले आसपास के गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और लड़की को आसपास के खेतों में, आसपास के गांव के इलाके में ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन पूरी रात बीत जाती है, उसके बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं चल पाता और लड़की भी रात भर अपने घर लौटकर नहीं आती। 31 जनवरी की सुबह निकलती है, पुलिस में जानकारी दी जाती है। पुलिस मामले को दर्ज करके लड़की की तलाश करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी लड़की का कोई नामो निशान नहीं लगता। अब देखते देखते समय हो जाता है, पुलिस भी ढूंढ रही होती है, परिवार वाले भी ढूंढ रहे होते हैं। एक फरवरी का दिन आ जाता है। 1 फरवरी को परिवार वालों को पता चलता है कि पास ही में एक स्कूल है, वहां पर एक लड़की के कपड़े मिले हैं, कपड़ों पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। अब जैसे ही गांव वालों से परिवार वालों को यह जानकारी मिली, तुरंत परिवार के कुछ लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, स्कूल पर पहुंचते हैं। तो वहां जाकर देखते हैं कि कपड़ों पर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ है और वो उन्हीं की बिटिया के कपड़े हैं। पास ही में काफी ज्यादा खून भी पड़ा हुआ है और कुछ शराब की बोतलें भी वहां पर फूटी हुई पड़ी हुई हैं। पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस आती है, उस जगह के फोटोग्राफी करती है, वीडियोग्राफी करती है और परिवार से यह कहकर चली जाती है कि हम भी लड़की की तलाश कर रहे हैं, तुम भी तलाश जारी रखो। अब परिवार वालों को जब लड़की के कपड़े मिल गए थे तो उन्हें एक आशंका हो गई थी कि कहीं उनकी बच्ची को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया या फिर उसके साथ कोई दरिंदगी तो नहीं हो गई। परिवार में एक तरह से मातम पसर चुका था। अब परिवार वाले आसपास के इलाके में लड़की को ढूंढ ही रहे होते हैं क्योंकि कपड़े तो मिल जाते हैं। वह तभी लड़की का जो जीजा होता है उसकी नजर एक नाले पर पड़ती है। नाले में उसे एक तैरती हुई डेड बॉडी नजर आती है।
वो तुरंत अपने साथ के लोगों को कॉल करता है और वहां पर बुला लेता है। उस डेड बॉडी को नाले से बाहर निकाला जाता है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और उस डेड बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए थे। वहां पर कुछ महिलाएं भी मौजूद थी। अब जिसने भी उस मंजर को देखा वो हैरान परेशान हो गया और महिलाएं तो वहां पर बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसका परिवार तकरीबन कुछ घंटों से तलाश कर रहा था। लड़की की हालत इतनी ज्यादा बद से बदतर थी कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर और चेहरे पर ब्लेड से कई बार वार किए गए थे और परिवार के लोग बताते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी डंडा डाला गया था। पुलिस अब मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बेटी के साथ में दरिंदगी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि शायद लड़की के साथ में बलात्कार किया गया हो। पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमों को गठित किया जाता है और सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। फोन कॉल द्वारा, मुखबिरों द्वारा, तरह तरह से पुलिस जो है अपने हर हथकंडे को आजमाती है और आरोपियों तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करती है। तभी अवधेश प्रसाद जो हैं वो 2 फरवरी को लड़की के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके एरिया का ये पूरा मामला होता है अयोध्या का। लड़की के परिवार वालों से मिलते हैं। जब उन्हें लड़की के बारे में पता चलता है कि लड़की की हालत बेहद ज्यादा खराब थी, उसके साथ यानी उसके शरीर के और उसकी डेड बॉडी के साथ भी बदसलूकी की गई थी, तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 2 फरवरी को पत्रकारों के सामने काफी तेजी के साथ रोने लगते हैं और लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कहते हैं। वीडियो वायरल होता है तो सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल खड़ा हो जाता है। यहां तक कि इस पूरे मामले में राजनीति भी होने लगती है। सीएम योगी का बयान आता है, वो समाजवादी पार्टी के लोगों को ही इसमें गुनाहगार होने तक की बात तक कहते हैं कि बोले अगर आरोपी पकड़ा जाएगा तो क्या पता वो समाजवादी पार्टी का ही कोई दरिंदा हो। कुल मिलाकर इस पूरे मामले के अंदर राजनीति होती है। यहां तक कि राहुल गांधी भी इस पूरे मामले में सरकार पर, कानून व्यवस्था पर जमकर आवाज उठाते हैं, यानी हल्ला बोलते हैं। अब पूरा केस जो है देश में हाईलाइट हो चुका था। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हर जगह लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही थी। तभी पुलिस ने अपनी मतलब जांच पड़ताल के जरिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके सोर्स के जरिए, उनके मुखबिरों के जरिए, उनकी जो मेहनत थी उसके जरिए 3 जो हैं वो आरोपी पुलिस के हाथ लगते हैं, जिसका नाम होता है दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिराम कोरी। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी खुलासा तो कर दिया है कि ये 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि लड़की के साथ रेप हुआ था या फिर रेप नहीं हुआ था। खैर, पुलिस का भी इस पूरे मामले के अंदर बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुनिए। सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
लेकिन अब इस पूरे मामले में अब अलग अलग एंगल से अभी जांच होना बाकी है और रेप की पुष्टि भी होना अभी बाकी है कि रेप हुआ है या फिर नहीं हुआ। खैर, पुलिस ने इन 3 आरोपियों को पकड़ के अपने गिरफ्त में ले लिया है और इन पे अब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, यानी ये लंबे समय तक अब सलाखों के पीछे हवा भी काटेंगे। खैर, अयोध्या में जो दलित लड़की के साथ में हुआ है, जो एक 22 साल की लड़की के साथ में इस तरह की हैवानियत हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे केस पर, इसमें जो राजनीति हुई उस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप क्या कुछ सोचते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।